नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ एक शिक्षाविद और बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिट्यूशन पर काम कर चुके राम नारायण स्याग भाई हैं। तो आज हम स्याग भाई से थोड़ी चर्चा करेंगे शिक्षा को लेकर। नमस्कार स्याग भाई। नमस्कार। तो स्याग भाई, हमारे सभी साथी शिक्षा सत्याग्रह से जो जुड़े हैं वो मतलब सब ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा में आज़ादी के बाद से किस तरीके का हमने एक सपना देखा था और आज हम कहाँ पर हैं, और क्या लगता है आपको कि आगे हमें किस तरीके से जाने की आवश्यकता है? बहुत आपका अच्छा और गहरा सवाल है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय एक तो अगर टोटल लिटरेसी देखें तो 10% से भी कम थी, और हमारी संविधान सभा में भी बहस हो रही थी कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया जाए। और कुछ साथियों को कहना था उस समय संविधान सभा में कि मौलिक अधिकार अभी बना देंगे, लेकिन हमारे पास इतनी तैयारी नहीं है, इतने टीचर कहाँ से लाएंगे वगैरह, इस डिबेट में थे। इसलिए वो हमारे आर्टिकल 45 में उसको एक दिशा निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रख लिया और धीरे धीरे इसको इवॉल्व किया। तो मैं देखो एक चेंज तो हमारे देश में ये आया कि पिछले 60-70 सालों में स्कूल बड़ी तादाद में खुले हैं और पहुंच बन गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है, और बच्चे काफी स्कूल जा रहे हैं। पर साथ साथ जो उस जमाने में सोचा गया था कि हमारे संविधान के जो 4 बेसिक मूल्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, बंधुता, कि शिक्षा एक ऐसा समाज बनाने में मदद करेगी, वो सपना दूर होता जा रहा है। क्योंकि पिछले सालों में हमारी शिक्षा में भी एक स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है। समाज में पहले से बंटवारा था, जाति के आधार पे, अमीरी गरीबी के आधार पे, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के आधार पे डिवाइड था। शिक्षा ने इस डिवाइड को और बढ़ाया है, जबकि ओरिजिनली उस जमाने में सोचा गया था कि शिक्षा इस डिवाइड को कम करेगी। तो अब हमें जरूरत इस तरह से लग रही है कि इस शिक्षा में इस तरह के बदलाव करें जहां सरकारी तंत्र के स्कूल जो है हमारे, जिसको सरकारी भी नहीं कहना चाहिए, उनको पब्लिक एजुकेशन सिस्टम कहना चाहिए, सार्वजनिक शिक्षा तंत्र जो है उसको मजबूत करें। और क्योंकि ज्यादातर बच्चे वहीं जा रहे हैं और जाने चाहिए, और उन स्कूलों में इस तरह की गुणवत्ता वाली शिक्षा हो और सब बच्चों को आगे बराबर के मौके मिले। तो इसलिए जरूरत है कि समाज के अलग अलग लोग साथ में आए, व्यवस्थाएं साथ में आए, और हमें क्योंकि बच्चों का एक मौलिक अधिकार है शिक्षा, एक राइट टू एजुकेशन कानून बन गया, तो शिक्षा एक बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया। और मौलिक अधिकार का हनन होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। इसमें राज्य की जिम्मेदारी भी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है कि इस तरह की व्यवस्थाएं करें। इसमें अगर जरूरत पड़े तो हमें जुडिशरी के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो उसकी कहीं न कहीं सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, और साथ साथ समाज को भी इसमें साथ आना चाहिए। तो मुझे तो बस अब यही लग रहा है कि हमें सार्वजनिक शिक्षा तंत्र को मजबूत करने में एक सामूहिक मिला जुला कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाए और इन स्कूलों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा बिंदु उठाया आपने। तो यहाँ पर मैं बस एक चीज आपसे जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए और अपनी समझ को भी बेहतर करने के लिए, कि आपने बोला कि बहुत बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं और उन्हें जाना चाहिए भी। तो एक जो बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि नहीं भाई, सरकारी स्कूल ही क्यों, प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं, और सरकार की जिम्मेदारी क्यों बनती है इसको लेकर। तो यदि आप ये साझा करना चाहें सभी के साथ तो शायद मददगार होगा। हाँ। देखिए हमारे संविधान में जब सरकार या सरकार कहो या स्टेट कहो, ये एक वेलफेयर कल्याणकारी राज्य है। तो उनका काम ही है कि लोगों का जीवन आसान बने और लोगों की जीवन में गरिमा हो, उनकी आज़ादी हो, जो बेसिक मैंने मूल्यों की बात की। और आप पिछले कुछ दिनों में अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी देखे होंगे, उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूल खोलने को कोई मना ही नहीं है, पर अब चूंकि धीरे धीरे सरकारी स्कूल कमजोर होते जा रहे हैं, इस वजह से लोगों को लगता है प्राइवेट स्कूल बेहतर है, तो वो चॉइस कम होती जा रही है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि सरकारी सार्वजनिक शिक्षा तंत्र को इतना मजबूत करें कि लोगों के पास ये सबसे बेहतर ऑप्शन उपलब्ध हो। और इसका एक वजह से हमारे देश में अभी देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य में कुल बजट का बहुत कम खर्च किया जा रहा है, और लोगों पे इन्वेस्ट करना एक वेलफेयर स्टेट का काम है।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखें हमारा देश दुनिया में काफी पिछड़े देशों में से गिना जाता है। एक तरफ हम जीडीपी या टोटल वेल्थ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये बड़ी हमारी कमजोरी है। इसलिए ये सार्वजनिक शिक्षा तंत्र को मजबूत करके ही इस कमजोरी से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है और व्यक्तियों और बच्चों के हित में भी। चलिए, इसी 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 मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आपने बोला कि ये सभी की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है और जुडिशरी के पास भी जाना चाहिए और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी साथ में आना होगा। इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब हम लोग साथ कैसे आ सकते हैं? मतलब मेरा सरल सा सवाल ये है कि पहले तो क्या वाकई में हमें शिक्षा के लिए लड़ने की आवश्यकता है? और अगर लड़ने की आवश्यकता है तो वो कैसे करें? मतलब एक मैं यदि आम आदमी हूं तो मैं क्यों आऊं साथ में यहाँ पर? देखिए, हम ये भी जानते हैं भी सरकारें किस तरह से काम करती हैं। सरकारों को भी लोगों के पास जाना पड़ता है, वोट मांगना पड़ता है। तो जो पार्टियां चुनाव में जाती हैं वो देखते हैं कि पब्लिक किस चीज की तरफ ज्यादा है, इसलिए सड़क, पानी, बिजली ये हमारे चुनाव के मुद्दे बनते हैं। अभी शिक्षा या स्वास्थ्य चुनाव के मुद्दे नहीं बन रहे। इसलिए ये पब्लिक की इसलिए भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक एजेंडा बनाए। और ये काम सब हमारे लोगों का है, नागरिकों का है, नागरिक समूहों का है, सिविल सोसाइटी का है। और कई बार हम बहुत सारे पॉलिटिशियन से बात करते हैं तो उनको लगता है यार हमारे पास 50 तरह की और प्रायोरिटी है, उसमें एजुकेशन काफी पीछे जा रही है। तो वो एक तरह का डिमांड साइड अगर बढ़ेगा तो सप्लाई साइड भी ठीक होगा, है ना। और साथ आना इसलिए भी जरूरी है कि हाँ, एक और देखिए, बहुत सारे मूवमेंट्स में क्या होता है, एक पोलराइजेशन होता है। हम यहाँ कोई पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि भी आम तौर पे हमारे सार्वजनिक स्कूल अच्छे होंगे तो उस समाज के अंदर भी एकता बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ बच्चे उसी स्कूल में जाएंगे, साथ रहेंगे, साथ खेलेंगे, साथ अपने एक्टिविटीज करेंगे, तो इससे समाज भी मजबूत होगा। अब समाज भी बटा हुआ है और प्राइवेट स्कूल भी कई लेवल के हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी कई लेवल के हैं। तो अब तो एक तरह से खंडन बढ़ रहा है, विखंडन बढ़ रहा है। हम यहाँ कह रहे हैं पब्लिक स्कूल सिस्टम मजबूत होगा तो इससे समाज भी मजबूत होगा, सोसाइटी भी मजबूत होगी, राष्ट्र भी मजबूत होगा। तो इस एंगल से अगर देखें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसको, जैसे आजादी का आंदोलन जब एक बनाया है ना, सब लोग तरह तरह के लोग साथ में आए, तो ऐसे ही एक शिक्षा, और मैं तो कहूँ इसमें स्वास्थ्य भी जोड़े, बेसिकली लोगों की मजबूती से ही देश मजबूत होगा। तो इसलिए शिक्षा की मजबूती लाने के लिए लोगों के साथ आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद त्याग भाई। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, शिक्षा सत्याग्रह सीरीज की एक छोटी सी चर्चा जिसमें हमने बात की कि आवश्यकता क्यों है एक एजुकेशनल मूवमेंट की। तो यदि आप लोगों को भी लगता है कि आवश्यकता है और कैसे एक पीपल मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है, तो कृपया करके कमेंट में अपने सजेशंस लिखें और शिक्षा सत्याग्रह के साथ आके जुड़ें। शिक्षा सत्य हो, सत्य का आग्रह हो, शिक्षा सत्याग्रह हो। धन्यवाद।